ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ ऑप्टिक नर्व। जिसने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी, वो मेरा बच्चा जल्दी से जाए वो देख के आए, उसके बाद इस वीडियो पे आए, तभी समझ लगेगी। ठीक है, और भी आएगी, काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं, जिन्हें नहीं मिल रही वो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अच्छा, डिजीज़ ऑफ ऑप्टिक नर्व के अंदर ना हमारे पास एक तो आएगा कि मतलब 4-5 जो ना मशहूर ज़माना है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली वो कह रहा है कि हमारे पास है ऑप्टिक डिस्क जो है ना, इसका हमारे पास एडिमा देखा गया है। नंबर सेकंड में वो कह रहा है पेपिलोडीमा, पेपिलोडीमा। ठीक है। नंबर थर्ड पे वो कह रहा है कि हमारे पास हो सकता है ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो कि मशहूर ज़माना है। नंबर फोर पे ऑप्टिक डिस्क की न्यूरोपैथी हो सकती है, ऑप्टिक डिस्क न्यूरोपैथी। ठीक है। नंबर फाइव पे ऑप्टिक डिस्क की एट्रोपी भी हमारे पास दिखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑप्टिक डिस्क की, ओहो ये टूट कैसे गया यार, नहीं टूटा नहीं है। ऑप्टिक डिस्क की हमारे पास एट्रोपी हो जाती है। तो ये मेजर है, बाकी अगर वो और कोई है कि तो मैं कर दूँगा। ठीक है। अगर मैं मोटी सी बात बताऊँ ना, ठीक है, तो ऑप्टिक डिस्क की एडीमा के अंदर आप जब उसकी ना फंडोस्कोपी करवाते हैं ना, ठीक है, ऑन फंडोस्कोपी, तो आपको जो है ना वो मार्जिन जो है ना बिल्कुल ब्लर मिलते हैं ऑप्टिक डिस्क के। ठीक है। तो इतना अगर लिख देंगे तो मोर देन इनफ है कि फंडोस्कोपी करवाने पे अगर आपको मार्जिन जो है ना वो ऑप्टिक डिस्क के वो ब्लर मिल जाएंगे। पेपिलोडीमा में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑप्टिक नर्व का हेड या डिस्क ना, वहाँ पे एडीमा डेवलप हो जाता है। यहाँ पे भी एडीमा, लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो है ना वो ऑप्टिक नर्व का जो हेड होता है, जो कि डिस्क के अंदर आ रहा होता है ना, ठीक है, ऑप्टिक नर्व का जो हेड होता है उसका जो है ना वहाँ पे एडीमा जो है ना वो डिवेल्प हो जाता है। तो जब एडीमा डिवेल्प होगा तो हमारे पास इंट्रा ऑक्यूलर जो प्रेशर है ना वो हमारे पास रेज्ड हो जाएगा। ठीक है। तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो स्वेलिंग के साथ और वो सारी सारी। बाकी ऑप्टिक न्यूराइटिस जो है ना, न्यूराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन है कोई, तो यहाँ पे आपने लिख लेना कि हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाती है। और यहाँ पे मोस्ट कॉमनली हमारे पास आप पढ़ेंगे पेपिलाइटिस जो है ना, इसके अंदर आपको मोस्ट कॉमनली दिख जाता है। बताता हूँ सारा क्या होता है, परेशान नहीं होना, सिर्फ अभी नाम देखो। ऑप्टिक डिस्क न्यूरोपैथी के अंदर क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास था इन्फ्लामेटरी, जबकि ये हमारे पास होगा न्यूरोपैथी नॉन इन्फ्लामेटरी जो है ना वो पैथोलॉजी होती है, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्टिक नर्व के अंदर कोई ना कोई लफड़ा होता है। बाकी ऑप्टिक एट्रोफी में क्या होता है, जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व के गैंग्लियॉन्स होते हैं ना, ठीक है, गैंग्लियोनिक सेल्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, उनकी हमारे पास डीजनरेशन अगर हो जाए तो हमारे पास कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक एट्रोफी का। अगर एक दफ़ा क्वेश्चन मैंने देखा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेपिलाइटिस ये वाला और पेपिलोडीमा के बारे में था, तो ये आपने इसके ऊपर लाजमी से गौर कर लेना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्टिक डिस्क का मतलब ऑप्टिक नर्व का हेड ही लिया जाता है। अगर मैं आपको ऑप्टिक डिस्क होना तो मतलब हो कि वो ऑप्टिक नर्व का, ये सपोज करिए ऑप्टिक नर्व है तो इसका जो हेड है ना वही ऑलमोस्ट डिस्क के अंदर जो है। अब जब ऑप्टिक डिस्क का एडीमा होगा तो वो हमारे पास जो है ना वो दो टाइप्स का होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तुम यार थोड़ा सा पीछे आ जाओ ना, यहाँ पे अब ठीक है। ठीक, तो ऑप्टिक डिस्क का जो एडीमा है, एडीमा ऑफ ऑप्टिक डिस्क, वो दो तरह का आपको दिखिएगा। वो कहते हैं या तो हमारे पास होगा पैसिव, ठीक है, या वो हमारे पास होगा एक्टिव होगा। अच्छा, पैसिव में क्या होगा, पैसिव बेसिकली एडीमा जो है ना वो प्रोग्रेसिव चेंजेस जो है ना आने की वजह से, ड्यू टू प्रोग्रेसिव चेंजेस जो है ना, वो पी से प्रोग्रेसिव है, पी से हमारे पास पैसिव है। ठीक। अब यहाँ पे इसकी जो है ना एग्जांपल, वो हमारे पास है पेपिलोडीमा। ठीक। अब हमारे पास जो एक्टिव है इसके अंदर मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हो, ये तो प्रोग्रेस से ना काफ़ी देर से जो है ना वो ऐसा 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 होता होता फिर उसने पेपिलोडीमा करवा दिया। लेकिन जो एक्टिव है ना इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगी, और इन्फ्लामेशन ने टपाटप क्या करवा देना है, पेपिलाइटिस करवा देना है। ठीक है। अब यहाँ से आप डेफिनेशन निकालें, जो पेपिलाइटिस है वो बेसिकली ऑप्टिक डिस्क का एडीमा है जो कि एक्टिव है। अगर पेपिलोडीमा की बात करेगा तो वो ऑप्टिक डिस्क का एडीमा है जो कि पैसिव है, ये एक्टिव है
और ये हमारे पास पैसिव है। तो आपकी डेफिनेशन पूरी होगी, अब इंशाल्लाह आपको जो है ना वो नहीं होगा। ठीक है, तो पेपिलाइटिस जहाँ इन्फ्लामेशन है वो एक्टिव है, बस इतनी बात याद कर लेना। बाकी आपका MCQ इंशाल्लाह, मतलब इसके अंदर टी आ रहा है तो एक्टिव के अंदर भी टी आ रहा है, पेपिलाइटिस इसके अंदर पेपिलोडीमा में टी नहीं आता है ना, तो यहाँ से एक छोटा सा निमोनिक। अब बताना मज़ा आया कि नहीं आया। अच्छा, इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है जी ये सारे का सारा डीमा, तो इसके अंदर ना वो कह रहा है कि यहाँ पे इस बोर्ड के ऊपर इजी थोड़ा सा हो के हम खुल के लिख सकते हैं ना, तो इसके ऊपर आ जाओ। अच्छा, अब इटियोलॉजी की जब बात करेंगे तो बुक के अंदर उसने जो है ना वो हर एक चीज़ को खोल के लिखा हुआ, मैं आपको बताता हूँ। इटियोलॉजी में वो कह रहा है कि हमारे पास कोई भी ऑक्यूलर चेंजेस जो है ना वो जो है ना वो डीमा करवाती है, या फिर कोई और वाइटल जो है ना वो कॉज इसको मोटिवेट करता है, या फिर हमारे पास कोई सिस्टेमिक कॉज जो है ना वो हमारे पास होता है। ठीक है, ऑक्यूलर में क्या होता है, सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो सकती है आपके आँख के अंदर। ठीक है, जो सेंट्रल रेटिनल वेन है ना उसकी हमारे पास ऑक्लूजन देखी जा सकती है। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, अब ग्लूकोमा वाला के चैप्टर आ रहा है जिसके अंदर इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होते थे, तो आपने एक याद रखना, एक्यूट क्लोज एंगल जो है ना वो हमारे पास ग्लूकोमा के अंदर जो है ना वो ऑक्यूलर चेंजेस के अंदर हमें देखा गया कि डीमा होता है डिस्क का। साथ में वो कह रहा है कि क्रोनिक यूवीआइटिस, यूवीएल ट्रैक वाला हमारे पास आगे नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है, तो क्रोनिक यूवीआइटिस जो है ना उसके अंदर भी देखा गया हमारे पास ये सारी होती है। और वाइटल काज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, वो कह रहा है पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस आ सकता है। ठीक है, मेनिंजियोमा हो सकता है, या फिर हमारे पास कोई भी थायराइड का मसला हो ना, आपने ऑर्बिट वाले चैप्टर में पढ़ा होगा थायराइड आई डिजीज़, तो वो इसी के अंदर आप लिख सकते हैं। सिस्टेमिक के अंदर क्या होगा, मल्टीपल स्क्लीरोसिस, अगर आपकी पैथोलॉजी अच्छी है तो आपको पता होगा मल्टीपल स्क्लीरोसिस क्या होता है। फिर इन्फेक्शन जो है ना कोई भी बॉडी के अंदर चल रहा है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जिसने हमारे पास रेज्ड कर दिया है, ऑटो इम्यून डिजीज़ लिख दोगे तो एग्जामिनर की आँख यूँ ब्लिंक करेगी। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़। फिर हमारे पास मेटास्टेसिस, कोई कैंसरिशियस चीज़ है, या फिर वेस्कुलर कोई पैथोलॉजी है, मतलब कोई वेन जो आई की तरफ आ रही है, या सिस्टेमिक वेन जो है ना वो उसके अंदर होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ पेपिलोडीमा जो हमने लगाई हुई है वो क्या चीज़ बला है क्या, इसी को मिटा देते हैं बस जल्दी से, इसी के बोर्ड के ऊपर करते हैं। अच्छा हाँ, इसको फोकस करो ना यार। ओके, अब हमारे पास है पेपिलोडीमा या जो पेपिलोडीमा जो भी पढ़ना है पढ़ लो। अच्छा, स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड, जब भी MCQ के अंदर आए ना, स्वेलिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड, उसके सर की जो है ना वो ऑप्टिक नर्व का जो है ना वो एक होता है सर, धड़ और टांगे, तो सर की जो है ना वो बाजी लगा देनी है आपने, उसके स्वेल करवा देना, उसका सर इतना बड़ा फूल जाएगा गुब्बारे की तरह। इन सिंपल वर्ड याद रखने के लिए, वजह क्या है, ड्यू टू इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज था, कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है उसमें, वहाँ पे ब्रेन के अंदर हो सकता है कोई, वो कह रहा है कि इटियोलॉजी के अंदर पेपिलोडीमा जो है ना वो ब्रेन के अंदर कोई भी वो ट्यूमर होगा तो वो पेपिलोडीमा की तरफ ले जाएगा, या फिर हमारे पास कोई सिस्ट होगी ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो वो हमारे पास पेपिलोडीमा की काज करवाएगा। होता क्या है, नंबर सेकंड बात ये तो है ब्रेन के अंदर, नंबर सेकंड में वो कह रहा है कि हमारे पास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना वो इसका इम्बैलेंस हो जाए। फ्लूइड तो बन रहा है लेकिन वो टपाटप बनता जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, बन रहा है लेकिन उसकी ड्रेनेज नहीं हो रही। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स जो है ना उनके अंदर क्या होगा, ब्रेन की जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक, वो रेज्ड हो जाएगा। नंबर थर्ड पे, अगर किसी पेशेंट को मेनिंजाइटिस है, मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन है वो, ठीक, या फिर मरीज़ को विटामिन की डेफिशिएंसी है, जिसके अंदर मशहूर ज़माना आँखों के लिए कौन सा विटामिन होता है, विटामिन ए। ठीक है, तो इसको क्या रेटिनोइक एसिड कहते हैं मेरे ख्याल में, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन विटामिन ए की डेफिशिएंसी या इसकी अगर टॉक्सिसिटी जो है ना वो मोस्टली देखी गई है वो हमारे पास ये करवा देती है, या फिर उसने कोई ट्रॉमा हुआ है, हेड इंजरी होगी है ना, तो वो बड़ा काम ख़राब करती है, या फिर वो पेशेंट जो है ना वो हाइपरटेंसिव था। ठीक है, या फिर उसने कोई एस्कीमिया हो गया ब्रेन का, तो हमारे पास ये सारी की सारी कंडीशन पेपिलोडीमा की तरफ लीड करेंगे। और पेपिलोडीमा क्या था हमारे पास, एक पैसिव चीज़ थी। ठीक है, ऑप्टिक नर्व की स्वेलिंग के अंदर, जबकि पेपिलाइटिस क्या था, टी आ रहा था तो वो एक्टिव था, ये हमारे पास पैसिव होगी। ठीक है,
पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या कहना है पेपिलोडीमा के, इसके साथ ही मैं लिख देता हूं कि इसकी अगर पैथोजेनेसिस की बात करें ना तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारे पास हमने कहा रेज होगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है ना हमारे पास रेज्ड हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, किस मोस्टली कहाँ पे वो जब रेज्ड होता है तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, आपकी जो सब एरेक्नाइड स्पेस है, ठीक है। अब आपने हेड एंड नेक और न्यूरो एनाटॉमी पढ़ी हुई है तो बताने की ज़रूरत नहीं, बस इतना याद कर लो कि सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर वो ट्रांसफ़र होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। वहाँ से क्या होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ना वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। किसके साथ, क्योंकि हमने कहा था कि वो ऑप्टिक नर्व के साथ जो है ना मेनिंजियल कवरिंग होती है, जब वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डिफ्यूज़ होगा तो वो ऑप्टिक नर्व को भी अपने साथ जो है ना वो लेता आएगा, ठीक है। एरिकनाइड, ड्यूरामेटर, पायामेटर और एरिकनाइड था ना, वहीं से साथ ही आएगा। वो क्या करेगा हमारे पास जब ऑप्टिक नर्व के साथ आएगा, हद से ज़्यादा वहाँ पे नहर ही उसने बना दी ऑप्टिक नर्व के साथ, तो वहाँ पे ब्लॉक कर देगा एक्सोनल ट्रांसपोर्ट को। ये नर्व होती है ना, यू की सेल बॉडी है तो ये एक्सोन होता है, तो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जब यहाँ पे पानी सारा भर जाएगा तो एक्सोनल ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगी। तो हमारे पास कह सकता हूँ ब्लॉकेज ऑफ एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगी, वो फर्दर उसको स्वेल करके और डिस्क का एडीमा करवा देगा। अच्छा, अब ये तो हो गया जनाब, उसका एडीमा हो गया। मरीज़ किस तरह आपके पास आएगा, आपने डायग्नोस क्या करना है पेपिलोडीमा के मरीज़ को, वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे सिर दर्द ही बड़ी रहती है, ठीक है, तो हेडेक जो है ना उसका बड़ा क्लिनिकल फिगर होगा, ठीक है। और फिर जो है ना वो सर दर्द के साथ उसको ना वो बढ़ती जाती है, कफ जब करता है ना, कफिंग के साथ उसकी होती है, और फिर एक वक्त आता खांसी करता करता वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसके पता नहीं चलता वो कब बेहोश हो गया। तो जब आप सिम्टम्स देखेंगे ना, वो कहेगा आँख पर जो है ना वो अंधेरा आता है, मरीज़ आके बताता है कि मेरी आँखों में ना अंधेरा सा आ जाता है, ठीक है। अब वो ग्रेश भी होता है कभी कभार, ग्रेश का लफ्ज़ उसने बुक के अंदर लिखा हुआ है, साथ में जो है ना वो कह रहा है कि उसको डबल विजन मतलब डिप्लोपिया भी उसको प्रेजेंट करवाता है। अच्छा, जब आप देखेंगे साइन, तो अर्ली साइन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ नज़र आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, ठीक है। अब साइन जो आप डॉक्टर साहब ने खुद देखने हैं ना, साइन में आप क्या करेंगे कि अर्ली सिम्टम्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कोई इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ हेडेक की उसको पेन होगी ना, ठीक है, तो आप देखेंगे पिपिलरी रिफ्लेक्स जो है ना वो नॉर्मल होगा, सिर्फ उसको सर दर्द होगा, जबकि उसका जो पिपिलरी रिफ्लेक्स है ना वो हमारे पास नॉर्मल होगा, और साथ में जो विजुअल एक्विटी है ना, ठीक है, वो भी नॉर्मल होगी। लेकिन साथ में जो है ना वो कह रहा है कि हाइप्रीमिया जो है ना उस एरिया का हमें दिख जाएगा जब आप फंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। वीनस पल्स जो है ना वहाँ पे मोस्टली जो है ना वो एब्सेंट होगी। साथ में जो है ना वो ऑप्थेल्मोस्कोप से जब चेक करेंगे तो ऑप्टिक डिस्क का जो है ना आपको टपाटप प्रॉपर सा एडिमा नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये था जब हमारे पास अभी अंडर डेवलपिंग कंडीशन में थी पेपिलोडीमा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मरीज़ जो है ना वो बड़ी देर करके आया, कोई देहात में रहता था जी, अब फुली डिवेलप्ड हो गया ना, ठीक, तो फिर क्या होगा, वो कह रहा है कि जब फुली डिवेल्प हो जाएगा ना तब ही वो मरीज़ की जो है ना विजुअल एक्विटी वो नॉर्मल ही रहेगी, ठीक है, वो ठीक रहेगी। लेकिन क्या है, साथ में जो पेपिलरी रिएक्शन है वो भी नॉर्मल रहेगा। इवन अभी फुल हो गया, यहाँ पे अभी कच्चा पक्का था, यहाँ पे पक गया है, ठीक है, तो पेपिलरी रिफ्लेक्स वो करें नॉर्मल हो गया। जब आप ऑप्थेल्मोस्कोप में देखेंगे तो आपको हाइप्रीमिया अंदर दिखिएगा आई के अंदर, साथ में इसके ब्लर मार्जिन आपको डिस्क के दिखना शुरू हो जाएंगे। तो ये ब्लर मार्जिन जो है ना वो हमारे पास फुली की डेवलप है। ये ऑस्पी के अंदर भी डायग्राम आती है कि ब्लर मार्जिन के साथ आए तो आप बता देंगे फुली जो है ना वो पेपिलोडीमा का है, ठीक है। नैरो ब्लड वेसल आपको दिखेंगी, नैरो ब्लड वेसल्स दिखेंगी, साथ में एब्सेंट वीनस पल्सेशन, जो वीनस, ओहो यार मेरा पसीना, ये क्या यार, वीनस जो पल्सेशन है ना वो हमारे पास जो है ना वो नहीं होगी। ये थे हमारे पास फुली डिवेल्प। अब थर्ड स्टेज में वो कह रहा है क्रोनिक स्टेज, अगर बड़े ही लंबे अरसे बाद वो आया है ना, ठीक है, मतलब अब पकने के बाद भी पका पक हो चुका है ना, तो क्रोनिक स्टेज के अंदर हमारे पास क्या आएगा, क्रोनिक स्टेज में अब जो है ना वो आपने उसकी विजुअल एक्विटी के ऊपर फ़र्क डालना है। तो विजुअल एक्विटी जो है ना उसकी लॉस हो जाएगी, आपको प्रॉपर हाइप्रीमिया के साथ साथ हेमरेजेस दिखेंगे, ठीक। फिर एक्सुडेट जो है ना वहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर इन लार्ज ब्लाइंड स्पॉट होगा, इन लार्ज ब्लाइंड स्पॉट होगा, साथ में एट्रोपिक स्टेज डिवेल्प होगी। एट्रोपिक स्टेज जो है ना वो डिवेल्प होगी, इसके अंदर वो कह रहा है कि 6 से 9 माह जो के अंदर ना अंदर
वो लग जाते हैं एट्रोपिक स्टेज को आने में। फिर वो कह रहा है विजुअल एक्टिविटी जो है ना वो सीवियरली अफेक्टेड होगी, विजुअल एक्टिविटी ऑलरेडी मैंने बता दी है। फिर वो कह रहा है डिस्क जो है ना जब देखेंगे आप वो ग्रेश वाइट आपको दिखेगी, तो ग्रेश वाइट आपको सारी की सारी डिस्क दिख जाएगी। ठीक है, साथ में आपको जो है ना ब्लर विजन जो है ना ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट एक निशानी होगी। अच्छा, असेसमेंट किस तरह करेंगी? अब मरीज़ जो आ गया है, डॉक्टर साहब अब असेस करेंगे उसको। तो जनाब आप एज अ डॉक्टर आप बैठे हुए हैं ओपीडी के आई की ओपीडी के अंदर, क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप देखेंगे कि लीयन है किस जगह पे, लीयन को सबसे पहले आपने देखना है किस जगह पे है, लोकेट लीयन। ठीक है, फिर आपने उसका जो है ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करना है। फिर आपने फंडस को पकड़नी है, ठीक है, उससे एग्जामिन करनी है आई को। फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपने देखना है कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो नहीं है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बाय द वे क्या होता है? आपने पैथो के अंदर पढ़ा होगा कि जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है ना नर्व की, ठीक है, नर्व की जो प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, माइलिन जिसे हम कहते हैं ना, माइलिन शीट, वो एक्चुअल में ना डैमेज हो जाती है। तो अगर वो डैमेज होती है तो पेशेंट को मोस्ट प्रॉबली मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। ठीक, फिर आपने फेरेंजियल एग्जामिनेशन चेक करना है उसका, फेरेंजियल एग्जामिनेशन, क्यों? थायराइड डिजीज़ तो नहीं है उसको कोई, ये जगह लैब इन्वेस्टिगेशन सारी करवानी है, बेस लाइन उसकी सारी करवा लेनी है, सीबीसी। अब देखिए आपके पास कोई भी आ जाए ना पेशेंट, उसकी सीबीसी, ईएसआर, ब्लड शुगर, ये तो लाजमी करवा, ईएसआर चलो छोड़ दो, लेकिन इस केस में करवाना है आम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सीबीसी तो लाजमी करानी, एलएफटी, आरएफटी, अगर उसको थायराइड का कोई तरफ कोई जा रहा है तो थायराइड वाले फजूल टेस्ट भी करवाने, लेकिन बेस लाइन करवा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा इसको कौन सी बीमारी चल रही है। HbA1c साथ करवा लें आप तो आपको ये आइडिया हो जाता है। ठीक, फिर आपने जो है ना वो इसका इवन अगर आपको ज़्यादा मेनिंजाइटिस का केस लग रहा है तो आप लंबर पंक्चर करवाएं। ठीक है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर वहाँ पे रेज अगर होगा ना तो फिर इस केस में आप लंबर पंक्चर भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वहाँ से जो है ना वो ब्रेन स्टेम हर्निएट कर सकता है और मरीज़ चुटकियों में जाता है, चुटकियों में। लंबर पंक्चर भी बड़े एहतियात से आपने क्लिनिकली देख के करवाना होता है। ठीक है, साथ में आपने अगर फिर इससे अच्छा है कि आप सीटी स्कैन करवा लें, MRI करवा लें, पेरीमीट्री आप इसकी अच्छे से करवा लें तो आपको डायग्नोस हो जाएगा पेशेंट की ये हमारे पास है पैपिलोएडेमा। ट्रीटमेंट क्या है? अब डायग्नोसिस तो होगी है ना, देखो उसकी अब डिस्क जो है ना वो बड़ी ही जो है जनाब तकलीफ़ के अंदर है। किधर गया यार ये वाला? ठीक है, अब इसकी जनाब वाला आप डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट क्या करवानी है? तो सबसे पहले आपने जो स्वेलिंग हुई है ना उसको रिड्यूस करवाना है। तो स्वेलिंग को रिड्यूस करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपने अपनी फार्माकोलॉजी को थोड़ा सा लिया है। ठीक है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करवाना है ना तो आपने चिप करके उसको डायूरेटिक दे देने हैं। डायूरेटिक बड़े इफेक्टिव होती हैं। ठीक, वो दे देंगे, फिर उसका जो है ना वो चेक करेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद आप लंबर पंक्चर करेंगे तो आप वहाँ से प्रेशर रिपीटेड लंबर पंक्चर करेंगी। ठीक है, और लंबर शंट के ज़रिए साथ में जब देखेंगे आप डायूरेटिक देने के बाद लंबर पंक्चर करेंगे तो ऑप्टिक नर्व जो है ना वो उसकी शीट के ऊपर डीकम्प्रेशन हो जाएगी, मतलब जो कंप्रेस किया हुआ था ना वो ऑप्टिक नर्व की डीकम्प्रेशन हो जाएगी और वो मरीज़ जो है ना वो आपके पास ठीक होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बस ये डायूरेटिक का काम इतना है, साथ में लंबर पंक्चर कर देंगे तो वो जितना भी फ्लूइड उसने तंग किया हुआ ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब हम कह रहे हैं कि वो नेक्स्ट कि ये पैपिलोएडेमा हमने डिस्कस कर लिया, क्या ये एक आँख में है या दोनों आँख में है? तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करके बस इसको ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ये यूनिलेटरल पैपिलोएडेमा भी हो सकता है, ठीक, या फिर हमारे पास बाईलेटरल पैपिलोएडेमा भी हो सकता है। यूनिलेटरल क्यों होता है? ड्यू टू ऑर्बिटल या ऑक्यूलर कॉजेज, ड्यू टू ऑर्बिटल या ऑक्यूलर जो हमारे पास काजेज है ना उसकी वजह से यूनिलेटरल हो सकता है। अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास एक है फोस्टर किलन सिंड्रोम। कब ये जो है ना ऑर्बिटल काजेज है? एक हमारे पास वो उसने लिखा हुआ फोस्टर केलन सिंड्रोम जिसे मैं FKS जो है ना वो पढ़ता हूँ। ठीक है, दूसरों में हमारे पास सूडो तक कोई इतना पता नहीं चलता हमारे पास। फोस्टर केलन में क्या होता है हमारे पास, अगर फ्रंटल लोब में ना आपके ट्यूमर है, ठीक है, अगर फ्रंटल लोब के अंदर ना ट्यूमर आ गया कोई तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा, जो पेपिलरी एडीमा है ना, प्रेशर होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, पेपिलरी एडीमा हो जाएगा। ठीक है, साथ में ये यूनिलेटरल है और अपोजिट साइड के ऊपर होता है, जबकि बाईलेटरल में क्या होता है, ड्यू टू इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड, ड्यू टू रेज्ड
इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ पे वो फिर क्या होगा, अगर इंट्राक्रेनियम का प्रेशर देते तो वो दोनों तरफ स्प्रेड कर देगा, इस वजह से वो हमारे पास बाईलेटरली प्रेजेंट करेगा। अच्छा जी, अब वो ये हमारा हो गया पेपिलोडीमा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसको यार अभी काफ़ी थकावट होगी मुझे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें इसको, ऑप्टिक न्यूराइटिस को, ठीक है, क्योंकि वीडियो अपलोड मेरी मोबाइल की मेमोरी बड़ी कम है, ये टॉपिक फिर अंदर ही रह जाएगा। इसको अपलोड करके ना फिर मैं कोई 10 से 1 मिनट लग जाएंगे मुझे, तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना वो ऑप्टिक न्यूराइटिस को हम कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इस्कीमिया, और हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी, आई थिंक योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।